अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और कभी कभी पूछते हैं, पापा वो कश्मीर वाली ट्रिप में क्या हुआ था। मैंने हमेशा उन्हें कहा है, कुछ नहीं, रास्ता मुश्किल था, गाड़ी ख़राब हुई, झूठ था, पूरा झूठ। जो हुआ था वो उन्हें बताना नहीं चाहता था। बच्चे थे, डर जाते, मगर अब बड़े हैं और अब मैं ये कहानी आपको शेयर कर रहा हूँ कि अगर वो सुनते भी हैं तो उन्हें पता लगे कि ये हमारी स्टोरी है। मेरा नाम इम्तियाज़ है, रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। ये अगस्त 2017 की बात है। मेरी बीवी फ़रा, बेटा दानियाल जो उस वक्त 12 साल का था और बेटी महम जो 9 साल की थी। हम चारों आज़ाद कश्मीर गए थे। मुजफ्फराबाद से आगे एक जगह थी जहाँ मेरा एक पुराना दोस्त रहता था। वो वहाँ एक प्रोजेक्ट में काम करता था। उसने कहा था कि आओ कश्मीर दिखाता हूँ, कुछ दिन रहो। प्लान बन गया, गाड़ी ली और निकल गए। मुजफ्फराबाद से आगे का रास्ता जो जंगल से गुजरता है, पहाड़ दोनों तरफ, नीलम वैली की तरफ जाते हुआ, वो रास्ता दिन में तंग होता है। रात को उस रास्ते पर होने का मतलब है कि एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई है और हेडलाइट्स के आगे सिर्फ कुछ मीटर दिख रहा है। हम सुबह निकले, प्लान था कि शाम तक पहुंच जाएंगे, मगर रास्ते में वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। मुजफ्फराबाद से निकले हुए जब 3 घंटे हुए, रास्ता ठीक, मंजर खूबसूरत था, बच्चे खुश थे, फरा फोटोज़ ले रही थी। जंगल घना होता जा रहा था, दोनों तरफ से दरख्त ऊंचे थे और जुड़े हुए थे ऊपर से, जैसे सुरंग बन गई हो। दिन में भी उस जंगल में रोशनी कम थी, दरख्तों की छाँव इतनी गहरी थी कि सूरज भी अंदर नहीं आता था पूरी तरह। एक जगह जो कि काफ़ी दूर, करीब कोई बस्ती नहीं थी, वहाँ गाड़ी ने झटका खाया, इंजन की आवाज़ बदल गई। मैंने साइड में रोकी, बाहर निकला और बोनेट खोला। कुछ नहीं दिखा सीधा, इतना कुछ मैकेनिक तो नहीं था मैं, लेकिन मेरी नज़रों में वो गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। मगर गाड़ी जो कि फिर स्टार्ट नहीं हुई दोबारा। 1 घंटा जंगल में खड़े रहे, कोई गाड़ी नहीं गई उस वक्त और उस रास्ते पर। सीज़न पीक नहीं था और हम अकेले थे वहाँ पर। सिग्नल नहीं था फ़ोन में और पहाड़ थे, जंगल थे, टावर कहीं नहीं था। बच्चे गाड़ी में थे और फरा मेरे साथ बाहर थी। उसने कहा, कोई आएगा क्या? मैंने कहा, हाँ, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। मुझे खुद यकीन नहीं था इस बात पर। जबकि करीब 1 घंटे बाद एक पिकअप ट्रक गुजरा, रोका। एक बंदा था, लोकल था, मैकेनिक नहीं था, मगर उसने देखा और कुछ किया और गाड़ी चल गई। उसने कहा, आज रात मत चलो इस रास्ते पर, एक बंगला है 3 किलोमीटर तक, वहाँ रुक जाओ और सुबह निकलना, ये रास्ता रात को सेफ नहीं है। मैंने वजह पूछी। रास्ता रात को ठीक नहीं होता यहाँ, ज़्यादा नहीं बोला और चला गया। वो डेक बंगलो मिल गया हमें 3 किलोमीटर आगे, रास्ते से थोड़ा हट के, जंगल में, पुराना था, अंग्रेज़ों के ज़माने का लगता था, लेकिन मोटी दीवारें, बड़े कमरे, ऊंची छतें। केयर टेकर था, बशीर नाम था उसका, अधेरी उम्र और खामोश बंदा। उसने कमरा दिया, चाबियां दी और कहा, उसने कहा खाना बना देता हूँ। हमने हाँ कर दी। बंगलों में सिर्फ हम थे, कोई और सवारी नहीं थी। बशीर ने खाना दिया रात के करीब 8 बजे और कहा, मैं अपनी कोठरी में हूँ, गेट के पास, कोई ज़रूरत हो तो आना, और चला गया। हम चारों एक बड़े कमरे में थे, 2 बेड थे वहाँ पर और बच्चे एक पर थे, हम एक पर। खाना खाया, बच्चे सो गए जल्दी, सफ़र था, थक गए थे काफ़ी। फरा भी जल्दी सो गई थी। मैं अकेला जाग रहा था काफ़ी देर से, फ़ोन में कुछ देख रहा था तब तक जब तक नींद ना आए। रात के करीब 11 बजे पहली चीज़ हुई। कमरे की खिड़की के बाहर जंगल की तरफ एक दरख्त था, बड़ा गहना। रात को वो दरख्त अंधेरे में एक अलग ही रूप देता था। मैंने देखा खिड़की से और एक पल के लिए लगा कि दरख्त हिला है। हवा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। रात खामोश थी और पत्ते नहीं हिल रहे थे, जबकि कुछ नहीं हिल रहा था, मगर वो एक दरख्त, सिर्फ एक दरख्त हिला। एक बार के लिए हिला, जैसे उसे कोई टकराया हो या कोई उस पर से उतरा हो। मैंने आंखें मली और दोबारा देखा, दरख्त वैसा ही था, सीधा, खामोश। सोचा आंखों का धोखा होगा मेरी। रात थी और थका भी हुआ था। वापस बेड पर आया और फ़ोन देखने लगा। करीब 12 बजे नींद नहीं आ रही थी जब दानियाल उठा और पानी मांगा। मैंने बोतल दी और वो पीता रहा। फिर खिड़की की तरफ देखा मैंने, वो खिड़की जो जंगल की तरफ थी, और एकदम से हाथ पकड़ लिया दानियाल ने मेरा। बाबा, उसने धीरे से कहा, बाहर कोई है? मैंने कहा, कोई नहीं है बेटा, होगा भी तो बशीर होगा। बशीर ने कहा, ये बशीर वाली साइड नहीं है, ये तो जंगल की तरफ है खिड़की बाबा। वो दरख्त के पास कोई खड़ा है, मुझे ऐसा लगा है। मैंने खिड़की की तरफ देखा, वही बड़ा घना दरख्त, और उस दरख्त के पास अंधेरे में एक फिगर था, खड़ा हुआ था, बिल्कुल सीधा, हिला नहीं था, सिर्फ था वहाँ जंगल में। रात के 12 बजे, बंगलों की खिड़की से सीधा सामने। मैंने दानियाल को बिस्तर पर वापस लिटाया। सो जाओ बेटा,
मेरी आवाज़ में जो था वो दानियाल ने सुन लिया था। वो 12 साल का था, समझदार था और उसने कुछ नहीं पूछा, बस लेट गया मगर आंखें बंद नहीं की। मैंने दोबारा खिड़की की तरफ देखा और अब वहाँ से फिगर गायब हो चुका था। फिगर नहीं था वहाँ पर। खिड़की का पर्दा खींचा पूरा और मैं सीधा बिस्तर पर बैठ गया। दिमाग में दानियाल की बात चल रही थी। वो दरख्त के पास खड़ा है कोई 12 साल का बच्चा, थका हुआ, रात को जाग के पानी पीता है और सीधा जंगल में वो फिगर देख लेता है। इमेजिनेशन नहीं थी। काफ़ी देर बैठा रहा मैं और फरा सो रही थी। बच्चे अपने बिस्तर पर थे। बंगलों में खामोशी थी और बाहर से जंगल से कभी कभी हवा चलती थी और दरख्त सरसराहट करते थे। वो नॉर्मल आवाज़ थी मगर उस रात में नॉर्मल नहीं लग रही थी वो मुझे। रात के करीब 1 बजे सब सो रहे थे और मैं भी काफ़ी देर से लेटा लेटा आंखें बंद कर चुका था जब आवाज़ आई। कमरे के अंदर से एक चीज़ गिरी ज़मीन पर, भारी साफ आवाज़, जैसे कोई चीज़ मेज़ पर थी और ज़मीन पर गिर गई। मैंने एकदम से उठ के टॉर्च जलाई। मेज़ पर एक पुराना वेस था, बंगलों का ही, फूल रखे जाते हैं जिसमें। वो खाली था उस वक्त फ़िलहाल। वह ज़मीन पर था और टूटा नहीं था, सीधा था मगर ज़मीन पर था, मेज़ के एज से काफ़ी दूर, जैसे किसी ने उठा के उसे उस जगह पर रख दिया हो, ज़मीन पर, फेंका ना हो। कमरे में कोई नहीं था, दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी, पर्दा मैंने खुद खींच के बंद कर दिया था ताकि ना कोई बाहर से देखे ना हम बाहर देखें। मैंने फरा को जगाया, उसने देख चूँकि ज़मीन पर था और उसने बाद में फरा ने मुझे देखा, कुछ नहीं बोला। एक पल बाद उसने दोनों बच्चों को अपनी तरफ खींचा। माहम और दानियाल नींद में थे मगर फरा ने दोनों को अपने पास लिया। वो समझ गई थी, मुझे बताना नहीं पड़ा। इसके बाद मैंने एक काम किया, बशीर को जगाने गया। गेट के पास उसकी कोठरी थी। दरवाज़ा खटखटाया, बशीर ने दरवाज़ा खोला और जाग रहा था वो। वही कपड़े पहने हुए थे उसने, जैसे जाग रहा हो, सोया ना हो। देख के कुछ नहीं बोला। बंगलों में कुछ हो रहा है, मैंने उससे कहा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर एक पल बाद कहा, आज रात अंदर रहो, दरवाज़ा अंदर से बंद रखो और कलमा पढ़ते रहो, सुबह निकल जाना जल्दी यहाँ से। क्या है यहाँ, मैंने उससे यही पूछा। ये बंगला पुराना है, इस जंगल में काफ़ी साल पहले कुछ हुआ था लोगों के साथ। उस वक्त से कुछ रातें ही जगह ठीक नहीं रहती। क्या हुआ था? बशीर ने दरवाज़ा थोड़ा और बंद किया और सिर्फ चेहरा दिख रहा था उसका। सुबह बताऊँगा, अंदर जाओ अभी और सो जाओ। बशीर का दरवाज़ा बंद हो गया था। मैं वहाँ खड़ा रहा काफ़ी देर तक। बाहर रात थी, जंगल था, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ बंगलों की 1-2 खिड़कियाँ थी जहाँ से अंदर की रोशनी बाहर आ रही थी। वो रोशनी अपनी बीवी और बच्चों की रोशनी, वो दिख के अंदर से एक चीज़ निकली। उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था मैं। सीधा वापस गया मैं वहाँ, कमरे में आया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। जो लोग था वो लगाया और दरवाज़ा पूरा अच्छी तरीके से बंद किया। फरा ने मुझे देखा, बच्चे अभी भी उसके पास लिपटे हुए थे। दोनों दानियाल की आंखें खुली हुई थी, माहम सो रही थी। फरा ने पूछा नहीं कि बशीर ने क्या कहा। मेरा चेहरा देख के समझ गई कि जो जवाब था वो ज़्यादा दिलासा देने वाला नहीं था। कलमा पढ़ते हैं, मैंने कहा, सिर्फ इतना। हमने पढ़ा, मैंने, फरा ने, धीरे धीरे, बार बार। दानियाल ने भी पढ़ा मेरे साथ। माहम सो रही थी, उसके लिए ठीक था। रात के करीब 1:30 बजे सब कुछ खामोश था जब माहम एकदम से बैठ गई। नींद में नहीं थी ये, पूरी नींद से बाहर, आंखें खुली, सीधा कमरे में एक कोने की तरफ देख रही थी। वो कोना जो दरवाजे के साथ था। कुछ नहीं बोल रही थी, बस देख रही थी। माहम, फरा ने धीरे से उसे कहा, क्या हुआ? माहम ने जवाब दिया। माहम ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आंखें उसी कोने पर टिकी हुई थीं, बिल्कुल सीधा। माहम बेटा, मैंने कहा, क्या हुआ? इस बार ज़रा ज़ोर से। उसने एकदम से मेरी तरफ देखा और आंखें नॉर्मल थी, नींद भरी हुई, थोड़ी कंफ्यूज्ड, जैसे अभी भी जागी हो और समझ नहीं आ रही हो कि कहना क्या है उसे। क्या था वहाँ? मैंने पूछा, इशारा किया उस कोने की तरफ। कोई औरत थी, माहम ने कहा, बिल्कुल सीधा, जैसे नॉर्मल बात हो। उसने ऐसे ही कहा मुझे। सफ़ेद कपड़े थे, वो मुझे देख रही थी बाबा। फरा ने माहम को अपने साथ चिपका लिया। मैंने उस कोने की तरफ टॉर्च की। खाली था, बिल्कुल खाली, दीवार, ज़मीन, उसके अलावा कुछ नहीं था वहाँ पर। मगर माहम 9 साल की बच्ची, इतनी साफ बात की थी उसने। सफ़ेद कपड़े, वो मुझे देख रही थी। बच्चे ऐसा नहीं कहते जब तक देखा ना उन्होंने कुछ। उस रात हम चारों एक ही बिस्तर पर हो गए थे, फरा, दानियाल, माहम और मैं, साथ एक दूसरे के करीब। सोना पॉसिबल नहीं था। टॉर्च ऑन रखी, कलमा चलता रहा, कोना देखता रहा और वो कोना हर थोड़ी देर बाद। करीब रात के 3 बजे जब सुबह बहुत दूर थी, बाहर से आवाज़ आई। जंगल में सीधा बाहर से एक दरख्त हिला, वो बड़ी आवाज़ जो भारी दरख्त से आती है।
जब कोई बड़ी चीज़ उस पे हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, एक के बाद एक, जैसे कोई जंगल में चल रहा हो, बड़ा भारी, और दरख्त जो कि उसे रास्ता दे रहा हो, मगर हवा नहीं चल रही। रात खामोश थी, दरख्त जो कि खुद हिल रहा था। दानियाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने उसका हाथ मजबूती से थामे रखा। फरा ने महक को छुपाया अपने में। आवाज़ करीब आती रही और एक एक दरख्त, फिर बंगलों की तरफ, फिर रुक गई, बिल्कुल एकदम से, जैसे जो भी चल रहा था वो बंगलों के बराबर आकर रुक गया हो। और काफ़ी देर खामोशी रही। फिर बाहर से, बिल्कुल खिड़की के बराबर से, एक आवाज़ आई, धीमी, एक बार, जैसे किसी ने वो खिड़की नोक की हो, ठक ठक, खिड़की पर सीधा, जैसे किसी ने हाथ से खिड़की पर थपथपाया हो। फरा ने मेरा बाजू इतनी ज़ोर से पकड़ा कि निशान पड़ गए। दानियाल बिल्कुल खामोश था। वो 12 साल का था, मगर उस रात वो बिल्कुल छोटा बच्चा लग रहा था। हमने आंखें फरा के कपड़ों में छुपाई। खिड़की पर वो दूसरी बार ठक ठक हुई। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, ज़ोर से, पूरी, बार बार। फरा ने भी पढ़ी, साथ में, एक साथ, एक आवाज़ में, और जैसे कोई शील्ड बना रहे हो कमरे में। खिड़की पर तीसरी बार खटखटाहट आई, मगर इस बार अलग थी। पहले वाली सीधा रेगुलर थी, ये अलग थी, जैसे हाथ सीधा नहीं थे। ये जो भी था, इस बार हाथ नहीं लगते थे, मुझे कोई चीज़ लगती थी जिससे खटखटाया हो। खामोशी आ गई, जंगल खामोश हो गया, और दरख्त भी जैसे हिलना बंद हो गया हो, वो ठप ठप बंद हो गई थी। हम चारों उस खामोशी में बैठे रहे काफ़ी देर। कोई हिला नहीं, कोई कुछ बोला नहीं, सिर्फ आवाज़ थी और वो आयतल कुर्सी थी जो फरा अभी भी धीरे धीरे पढ़ रही थी। रुक नहीं रही थी, जैसे रुक जाना सेफ नहीं होगा। उस रात तो सुबह जैसे काफ़ी देर बाद ही आई हो, जब बाहर से परिंदों की आवाज़ आई, जब खिड़की के पर्दे के नीचे से हल्की सी रोशनी अंदर आई, तब पहली बार लगा कि रात ख़त्म हुई है। मैंने पर्दा थोड़ा हटाया। बाहर दिन था, सूरज था, जंगल में रोशनी थी, दरख्त सीधे थे। वो दरख्त जो रात को हिले थे, जो फिगर के पास थे, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। दिन में सिर्फ एक पुराना बड़ा दरख्त था, कुछ और नहीं। फरा ने बच्चों को रेडी किया, जल्दी जल्दी सामान पैक किया जो रात को पैक नहीं हुआ था। सुबह हुआ और मैं बाहर निकला, बशीर की कोठरी की तरफ गया। बशीर बाहर बैठा हुआ था, चाय पी रहा था। मुझे देख के उठा नहीं, सिर्फ देखा। रात कैसी गुजरी उसने पूछा, मगर अंदाज़ा था उसे। ठीक नहीं, मैंने उसे कहा। तुमने कहा था सुबह बताऊंगा, अब बताओ क्या बात है। बशीर ने चाय रख दी और काफ़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये बंगला अंग्रेज़ी दौर का है। उस वक्त यहाँ एक अफसर रहता था, अकेला, फैमिली इंग्लैंड में थी, जंगल में ये जगह थी, वो यहाँ रहता था। उसने एक पल लिया, एक रात, साल मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। उस अफसर के साथ कुछ हुआ। सुबह बशीर के दादा ने, जो उस वक्त के केयर टेकर थे, देखा कि वो नहीं था। घर में सब कुछ था मगर वो नहीं था, जैसे जंगल ले गया उसे। मैंने उससे पूछा, फिर काफ़ी साल तक यहाँ कोई नहीं रहा। बाद में सरकार ने डेक बंगला बनाया इसे, मगर जंगल वहीं था। और जो उस वक्त जंगल में है, वो कभी कभी रात को याद दिलाता है कि यहाँ कुछ हुआ था। उसने मुझे सीधा देखा, और रात को जो तुम्हारे कमरे पर खिड़की पर दस्तक हुई थी, वो हमेशा आता है, नया लोगों को देखने आता है, मगर अंदर नहीं आता। अगर तुम अंदर रहो, दरवाज़ा बंद रखो, तो अल्लाह का नाम लो, तो कुछ नहीं होता। बशीर ने कहा, हम उस दिन जल्दी निकले। बशीर को शुक्रिया कहा, उसने सर हिला दिया, कुछ नहीं बोला। गाड़ी में बैठे रास्ता पकड़ा और जंगल से बाहर निकले। जैसे जैसे रास्ता खुलता गया, वैसे वैसे शहर करीब आता गया, और वो फीलिंग हल्की होती गई। वो वेट जो रात भर था, वो उठ गया था। मगर बच्चे जो नॉर्मल ट्रिप में वापसी पर खुश होते हैं, गाते हैं, बातें करते हैं, वो चुप थे। दानियाल खिड़की से बाहर देख रहा था, महम सो गई थी गाड़ी में ही। फरा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था स्टीयरिंग पर। एक पल के लिए कुछ नहीं बोला था उसने, सिर्फ पकड़ा हुआ था हाथ। मैं समझ गया था कि वो भी डरी हुई है। वो दोस्त जिसके पास जाना था, मुजफ्फराबाद वाला, हम वहाँ नहीं गए, डायरेक्टली वापस रावलपिंडी की तरफ मुड़े। तो उसने कॉल किया, कहाँ हो? मैंने कहा, नहीं आ रहे हम, गाड़ी का मसला हो गया था, वापस जा रहे हैं हम वहाँ। झूठ था, मगर सच बताना पॉसिबल नहीं लग रहा था मुझे उसे। घर पहुँचे शाम को, घर में घुसे, अपना घर, अपनी ज़िंदगी, अपनी रोशनी, और पहली बार उस पूरे सफ़र में सुकून आया, असली वाला सुकून। महम आज बड़ी हो गई है, 17 साल की है। कभी कभी पूछती है, बाबा कश्मीर की वो ट्रिप में क्या हुआ था? मैंने हमेशा उसे कहा, कुछ नहीं, रास्ता मुश्किल था। आज ये इसलिए लिख रहा हूँ कि एक दिन शायद वो ये पढ़े और पूरा समझे कि क्या हुआ था। और दानियाल जो 12 साल का था, वो अभी भी, आज भी रात को जंगल वाली कोई फ़िल्म नहीं देखता, कभी नहीं। मैंने पूछा एक बार क्यों? उसने कहा, मुझे पसंद नहीं है, मगर मैं जानता हूँ क्यों।
वो रात याद है उसे, आज भी याद है। कुछ रातें होती हैं जो ज़िंदगी भर याद रहती हैं, वो रात उन्हीं में से एक थी। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। एमरजेंसी वार्ड में मुझे फ़ोन आया है कि एक शख्स को आइसोलेशन रूम नंबर 14 में ले जाया गया है। ये पहले ही एक बहुत बुरा इशारा था। रूम नंबर 14 उन लोगों के लिए रखा जाता था जिनका ज़ख़म इंतहाई ख़तरनाक और इन्फेक्टेड होते थे, जैसे कि बदबूदार या ऐसे मरीज़ जिनका दूसरों से मिलना ठीक ना समझा जाए। नर्स जो मुझे ब्रीफ कर रही थी, उसका चेहरा जर्द था। उसने कहा कि वो एक बूढ़ा आदमी है, उसकी दोनों टांगें बेहद बुरी तरह से इन्फेक्ट हो चुकी हैं। फिर उसने रुककर होंठों को कसकर बंद कर लिया और उसने कहा कि जो आदमी है उसने अपने ज़ख्मों पे कई महीनों से पट्टी तक नहीं की। मैं उसकी तरफ देखता रहा बस, बाकी फिर वो सिर्फ सिर हिलाती रही। मेरा दिल जो कि अब घबराने लग गया था। मैंने उसकी रिपोर्ट देखी। कोई मेडिकल विज़िट पिछली 1 साल से नहीं था उस मरीज़ का, कोई फॉलोअप भी नहीं था। मैंने प्रोटेक्टिव सूट पहना और उस कमरे में चला गया। दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले जो चीज़ मुझ पर हमलावर हुई वो थी उसकी बदबू। सड़ी हुई गोश्त, गंदे पानी और किसी अजीब सी चीज़ की बदबू, जैसा कि गोश्त को बहुत पुराना रखा गया हो और जो कि अब नाक के रास्ते सीधा दिमाग में घुस रहा हो। वो शख्स एग्जामिनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, इस तरह जैसे उसे ये सब बेमाकूल लग रहा हो। उसके कपड़े मैले और सख्त हो चुके थे, जिस्म का रंग सफ़ेद और ज़्यादा मुर्दा लगता था। उसने मुझे कहा कि मुझे समझ नहीं आया मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, और उसने कहा कि उसकी टांगों का इलाज पिछले साल हुआ था, सिर्फ कुछ गोलियाँ लेकर सब ठीक हो गया था। मैंने उसे कहा कि मुझे देखना पड़ेगा दोबारा। उसकी टांगों पर बंधी पट्टियाँ जो कि काफ़ी पुरानी थी, जो कि उसने 1 साल से शायद उतारी ही नहीं थी और गंद से भरी हुई थी। जब मैंने पहली पट्टी उतारी तो वो पर्चे की तरह सूख कर टूट गई। नीचे का कपड़ा पहले पीला, फिर भूरा और पूरी तरह से गंदा हो चुका था, जैसे ज़ख्म को 1 साल तक छुआ भी ना हो। नीचे से निकलने वाली बदबू लाफानी थी। एक नर्स को उल्टी आ गई और वो कमरे से भाग गई थी। मैंने मुश्किल से अपनी सांस मुंह से लेना शुरू की, लेकिन इससे और बुरा हो गया मेरे लिए। फिर मैंने देखा उसकी सड़ती हुई जिल्द के अंदर कुछ हिल रहा था। एक मोटा सा सफ़ेद कील सा लरवा चमकती रूह के टुकड़े में आराम से घूम रहा था। मैंने हिम्मत की, जितने उसके ज़ख्म में मैं गहरा गया उतना ही बुरा मुझे सामने नज़र आने लगा। 10 नहीं, 100 के हिसाब से कीड़े उसकी टांग में घुसे हुए थे, सफ़ेद हिलते हुए गोश्त के अंदर तक। जब हमने आखिरी पट्टी उतारी तो वो कीड़े निकल कर टेबल पर आए, फर्श पर और मेरे दस्तानों वाले हाथों पर भी आए। मुझे महसूस हुआ कि एक चीज़ मेरी जूती पर चढ़ रही है। दूसरी नर्स जो अभी भी वापस नहीं आई थी, बाहर से ही ये देखकर वापस भाग गई। जब मैंने दूसरी टांग देखी तो उसका हाल और बुरा था। वहाँ गोश्त अंदर तक खाया गया था, कहीं किसी जगह की तो हड्डी तक नज़र आ रही थी। इन्फेक्शन जो कि जिल्द को गला चुका था, पीली रवानी में तब्दील कर दिया था, और अंदर फिर वही कीड़े मज़े से फीस्ट कर रहे थे। उस लम्हे मुझे असल में सूरन का मतलब समझ आया। हमने फ़ौरन उसको साफ़ करना शुरू किया। कीड़े एक स्टील बोल में इकट्ठे किए, लेकिन वो हिलते रहते थे। कुछ फर्श पर गिर गए और हमारे जूतों पर रख कर चढ़ने लगे हम पर। कुछ तो अभी भी गोश्त की तलाश में ही थे शायद। मुझे लगा जैसे वो मेरी कलाई के पास आ रहे हों। मैं कांप रहा था, लेकिन रोका खुद को मैंने। हमने उस शख्स को पानी से धोया, उसकी सारी टांगें साफ़ की। उसके बाद वैक्यूम ड्रेसिंग लगाई गई ताकि इन्फेक्शन को खींच कर निकाल सकें। कुछ दिन बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। साथ में सख्त हिदायत भी दी गई कि दोबारा ऐसा ना हो, लेकिन हमें अंदाज़ा था कि अगर उसने ख्याल ना रखा तो अगला हाल इससे भी बुरा होगा उसका।
और फिर हमने उसे कभी देखा ही नहीं। ये था एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।